स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल STN65। आई एम डिस्कस करेंगे ICSE सिविक्स क्लास 9th चैप्टर 1 का पार्ट 7। राइट, पार्ट 6 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप जाके देख लेना उसको। ये है पार्ट 6 डिस्कस करेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक रह गया था हमारा, सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं सब डिस्कस करेंगे इसमें। सो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस टॉपिक को लास्ट टॉपिक रह गया है इस चैप्टर में, बाकी आप देखेंगे जो आपको डिस्कशन लिंक मिल जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, चलिए शुरू करें। जो हमारा सेलिएंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन के, कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, क्या कैसे बना था, किसने बनाया था, ये सब डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी हम लोग पूरे 1 से लेके 6 पार्ट तक। राइट, अब डिस्कस करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर का पोर्शन है ये। राइट, अगर ये समझ में आ गया ना तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ जाएगा कि क्यों लाए थे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन, किसकी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इतना ज़रूरी क्यों है डॉक्यूमेंट। राइट, समझते हैं हम लोग सेलिएंट फीचर्स मतलब जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो डिस्कस करना है इस टॉपिक में। राइट, सबसे पहले आपको याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला आपका टॉपिक दिया गया है, पहला जो पॉइंट दिया गया है आपकी बुक में वो ये है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे पहले वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कैसा है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक ड्राफ्ट है, एक बुक है, एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू किसी भी कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, जिसके थ्रू किसी भी कंट्री को गवर्न किया जाता है। राइट, हमारे देश में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग ही बनते हैं। ऐसा कोई भी रूल नहीं बन सकता जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न को वायलेट कर रहा हो, ये बात आपको ध्यान रखना है। राइट, अब आपको ये याद रखना है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एक ड्राफ्ट के फॉर्म में सारे रूल्स और रेगुलेशंस क्या है लिखे गए हैं, उन्हें क्या किया गया है? कोडिफाइड किया गया है। एक बुक में, एक ड्राफ्ट में क्या है, उनको पूरा लिखा गया है। राइट, लेकिन अब जो कॉन्स्टिट्यूशन तो क्या हो गया? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अगर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें सारे रूल्स रेगुलेशंस प्रोविजंस लिखे गए हों, कोडिफाई किए गए हों, उसको बोलते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा? ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पर ऐसी कोई बुक अवेलेबल नहीं हो, जहाँ पे जो उसके रूल्स रेगुलेशंस हैं, जहाँ पे जुडिशियल एक्शंस हैं, जो भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं वो लिखे नहीं गए हों, वो कोडिफाइड नहीं हुए हों, उसको बोलते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हम लोगों के ऊपर किसने शासन किया था? ब्रिटेन ने शासन किया था। ठीक है, तो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? ब्रिटेन है। जहाँ पे क्या होता है ना, हमारे देश में कोई भी रूल बनता है, कोई भी रेगुलेशन बनता है, जैसे कि हमारे देश में एक रूल है कि सभी को जो 18 ईयर्स प्लस हैं उनको वोट देने का अधिकार है, दे हैव राइट टू वोट। तो लिखा गया है ये बुक में कि उसको राइट टू वोट है, वो वोट किसी को भी दे सकता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वीमेन हो चाहे मैन हो, ये लिखा गया है ना। ऐसे सारे रूल्स लिखे गए हैं, लेकिन अगर ब्रिटेन में यही रूल लागू करना है तो वहाँ पे ऐसा लिखा नहीं जाएगा, ऐसे बोल दिया जाएगा कि आज से इसी वक्त से हम लोग ये रूल बनाते हैं कि 18 प्लस के जो एज के पीपल होंगे उनको क्या है, वोट देने का अधिकार होगा, और वहाँ पे वो लागू हो जाएगा। हमारे यहाँ ऐसे बोलने से लागू नहीं होता, हमारे यहाँ पहले ये लॉ बनाया जाएगा, फिर अपने पास होगा अपनी लोकसभा राज्यसभा से, फिर राष्ट्रपति इस पर साइन करेंगे, फिर इसको लिखा जाएगा, तब जाके लागू होगा। लेकिन क्या है, जहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है वहाँ पे क्या है, जो उनकी असेंबली होती है वो सिर्फ क्या है, सभी की सहमति से पास कर देती है कोई भी बात, और वहाँ से उसी टाइम से क्या है वो लागू हो जाती है। राइट, तो आपको पहला याद रखना है कि जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये बात यहाँ से प्रूव होती है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में ही लगभग 3 साल लग गए थे, इसको लिखने में लगभग 2 ईयर्स कुछ मंथ और कुछ डेज लगे थे। अप्रॉक्सीमेटली 3 साल में एक किताब बन के तैयार हो पाई थी जिसके थ्रू हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, लागू किए जाते हैं। राइट, तो हमने समझ लिया पहला जो पॉइंट है सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए होते हैं। जबकि जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे कोई भी रूल्स कोडिफाइड नहीं है, वहाँ पे जस्ट बोल दिया जाता है रूल्स एंड रेगुलेशंस को सहमति से और लागू हो जाता है। ये बात क्लियर है कि नहीं है? चलो, तो ये हो गया पहला पॉइंट। अब डिस्कस करेंगे हम लोग इसका सेकंड पॉइंट की सेकंड फीचर कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, नाउ इसका सेकंड जो इंपॉर्टेंट फीचर है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का वो है लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। देखो,
हमने अभी सीखा था, अभी बात की थी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और हमने अभी देखा था कि इसको कितना टाइम लगा था, अप्रोक्सीमेटली 3 years, राइट। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही हमारा। ऐसा तो ये भी याद रखना है कि हमारा सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन भी है दुनिया का। वर्ल्ड में इतना लंबा कॉन्स्टिट्यूशन किसी का भी नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब बना था ओरिजिनली तब लगभग 300 कुछ 95 आर्टिकल्स थे और कुछ शेड्यूल्स थे, ठीक है, जिसके अंदर आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, राइट। तो इतने सारे आर्टिकल्स तो किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। जो अमेरिका है, जो हमारा एट प्रेजेंट यूएसए जिसको बोलते हैं, उसके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को आप मिला दोगे ना, तब भी उसमें सिर्फ और सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं। तो आप यहाँ से ही कंपेयर कर सकते हो कि हमारा इतना लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है और साथ में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, राइट, जिसमें इतने सारे आर्टिकल हैं। उस टाइम थे जब बनाया गया था, एट प्रेजेंट तो आर्टिकल ने 450 प्लस क्रॉस कर लिया है, राइट। तो देख रहे हो ना कितना लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसीलिए इसको बनाने में कितना, लगभग 3 साल। सोचो, एक किताब को लिखने में लगभग 3 साल लग गए, राइट। तो 2 फीचर में देख लिए, नंबर 1 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और नंबर 2 कैसा है, ये लेंथीएस्ट है, दुनिया में सबसे लंबी किताब है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, राइट। अब देखते हैं हम लोग तीसरा फीचर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक किस तरीके से है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। सो हम लोगों ने 2 फीचर्स कंप्लीट कर लिए। नंबर 1 इट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नंबर 2 इट इज लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। अब डिस्कस करेंगे हम लोग तीसरा फीचर, एंड दैट वन इज कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है, राइट। अब बात करेंगे हम लोग दोनों के बारे में इसमें कि डेमोक्रेटिक क्या होता है और रिपब्लिक क्या होता है। शुरू करेंगे डेमोक्रेटिक से और फिर देखेंगे रिपब्लिक के बारे में, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डेमोक्रेटिक के बारे में जानने की। डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है, देखो आप सभी लोग जानते हो कि डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है, एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें ताकत या शक्ति या पावर किसके पास होती है, पीपल के पास होती है। इंसान जो सिटीजन्स होते हैं ना, वो डिसाइड करते हैं कि हमारे ऊपर कौन गवर्न करेगा। जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं, और जिसमें सभी को वोट देने का अधिकार होता है जो भी 18+ हो। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, UAF। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब कोई भी हो, चाहे वो मैन हो या वो वीमेन हो या वो ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो, या वो ओल्ड मैन हो, वीमेन हो, कोई किसी भी कास्ट का हो, सभी को हमारे देश में राइट टू वोट है, इसीलिए इसको बोला गया यूनिवर्सल, राइट। तो ये क्या है, इलेक्शन होता है, और इसी के थ्रू क्या है, अपने हम नेता को चुनते हैं, सिटीजन को चुनते हैं, राइट। तो पावर किसके हाथ में है, पीपल के हाथ में। इसका मतलब हमारा कैसा है देश, डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है ना। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब ये भी होता है कि सभी को, ये हो गया UAF। दूसरा क्या होता है, सभी के पास ये अधिकार होता है, सभी के पास ये शक्ति होती है कि वो बोल सकते हैं, स्पीच कर सकते, अपना धर्म चूज कर सकते। किसी के ऊपर बाउंडेशन नहीं है कि आपको हिंदू धर्म ही चूज करना है या आपको मुस्लिम धर्म ही चूज करना है। जैसे कि मान लो ये है पर्सन A, ये जन्म से, जब इसका जन्म हुआ था तो उस समय ये इसका धर्म क्या था, ये हिंदू था, ठीक है। लेकिन बाद में बड़ा हुआ, एंड में जाके इसको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे मुस्लिम धर्म या फिर जो सिख धर्म है, गुरु नानक जी हैं, उनके धर्म में कन्वर्ट होना है। तो इसके पास अधिकार है ये आगे जाके मुस्लिम रिलीजन या फिर क्रिश्चियन रिलीजन या फिर जो भी ये बनना चाहे वो से अपना सकता है, इसको कोई रोका नहीं जाएगा, क्योंकि इसके पास ये राइट दिया गया है, ठीक है ना, अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने, क्योंकि हम लोग कैसे हैं, डेमोक्रेटिक नेशन है, राइट। इसके बाद क्या होता है, डेमोक्रेटिक मतलब आप यहाँ से ये भी समझेंगे कि हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ लागू होता है। क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रूल ऑफ लॉ क्या होता है, रूल ऑफ लॉ मतलब होता है कि जो कानून होगा वो सभी के लिए इक्वल होगा, राइट। चाहे वो कितना भी गरीब हो उसके लिए वही कानून होगा, चाहे कितना भी अमीर हो उसके लिए वही कानून होगा, चाहे वो किसी भी कास्ट से आता हो तब भी वही कानून होगा, चाहे वो अपर कास्ट से आए वही कानून, लोअर कास्ट से आए वही कानून। जैसे कि मनरेगा की स्कीम है, मनरेगा की स्कीम क्या होता है, एक ऐसी स्कीम होती है गवर्नमेंट के द्वारा जिसमें क्या है, सभी को रोजगार दिया जाता है कुछ दिनों के लिए या लगभग 100 दिनों के लिए। तो ऐसा नहीं है, उसमें ये नहीं होता है कि अगर आप हिंदू से बिलोंग करते हैं तो ही आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा वरना नहीं मिलेगा,
क्योंकि ये क्या है, सभी के लिए है। इट इज द रूल ऑफ लॉ, ये किसी में क्या है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा कि आप इस कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको रोजगार नहीं दिया जाएगा, राइट। इसका मतलब क्या है, हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ लागू होता है। अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, सभी के लिए कानून बराबर है। अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसको उसकी सजा मिलेगी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का बिलोंग करता है, और सभी के लिए इक्वल सजा होगी। ऐसा नहीं है कि अगर किसी रिच पर्सन ने एक क्राइम किया, उसको जो होनी चाहिए सजा वो 10 साल थी तो उसको दे दी 2 साल, और किसी गरीब ने किया सजा तो उसको दे दी उसी क्राइम की 20 साल। ऐसा नहीं है, सभी को इक्वल मात्रा में क्या सजा मिलेगी। यही असली मतलब होता है किसका, रूल ऑफ लॉ का, राइट। इसके बाद आपको एक और पॉइंट समझना है कि हमारे यहाँ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी है। मतलब मैंने बताया था आपको, आपने अगर पढ़ा हो एक लेक्चर यूनियन लेजिस्लेचर में, उसमें बताया था मैंने कि हमारे यहाँ 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या 3 पार्ट्स हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जो लेजिस्लेचर वो क्या करता है, रूल्स को बनाता है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, रूल्स को इम्प्लीमेंट करता है। और जुडिशरी क्या है, चेक करता है कि रूल्स सही बने हैं या फिर गलत बने हैं, राइट। जुडिशरी मतलब हमारे कोर्ट, हमारे यहाँ जो भी न्यायपालिका है वो इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि जुडिशरी पे कंट्रोल हो हमारे नेता का या फिर हमारे विधायक का, वो अपने डिसीजन लेने में क्या है, स्वतंत्र है। अगर उस पर कंट्रोल इस्टेब्लिश करेंगे तो वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले ही नहीं पाएगी, और हमारे यहाँ क्या है, रूल ऑफ लॉ लागू ही नहीं होगा, राइट। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। ये मैंने समझाई दिया आपको कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हम लोग, चाहे आप किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी रेस से बिलोंग करते हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, किसी भी जेंडर से हो, चाहे आप ब्राह्मण हो, क्षत्रियाज हो, वैश्याज हो, शूद्राज हो, कहीं किसी भी धर्म से हो, जो रूल है वो सभी के लिए लागू होगा। सभी लोग एक डेमोक्रेटिक नेशन बनाएंगे। ये हमारे फीचर्स किसमें लिखे गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, राइट। हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे क्या ये सब कुछ इंप्लीमेंट होता है, ये भी डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। ये बात तो आ गई किसमें, डेमोक्रेटिक के बारे में। अब डिस्कस करेंगे हम लोग रिपब्लिक फीचर्स ऐसे कौन कौन से हैं जो हमारे देश में मानते हैं, और रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, ओके। सो हमने डेमोक्रेटिक फीचर्स को देख लिया। अब देखेंगे हम लोग रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक फीचर्स क्या होते हैं। देखो, रिपब्लिक मतलब होता है कि एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें क्या होता है, हेरिडिटी नहीं चलेगा, जो हेरिडिटी राइट्स हैं वो नहीं चलेंगे यहाँ पे। मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जिसके पास शक्ति होगी, जिसके पास पावर होगी, जिसके पास टैलेंट होगा, वही राजा बनेगा। हमारे यहाँ ये चीज़ है। मतलब हम वंशानुगत नहीं है कि अगर कोई हायर बन गया है, कोई आज नेता है तो आगे जाके उसका बेटा भी नेता बनेगा, ऐसे हमारे यहाँ की टेंडेंसी नहीं है, ठीक है। तो ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें हेरिडिटी के थ्रू हम लोग नहीं चुनाव करते, बल्कि एक डेमोक्रेटिक फॉर्म में अपने नेता का चुनाव करते हैं, उसको बोलते हैं रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना। वैसे ये बात की जाती है बेसिकली किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। हमारे देश का पहला नागरिक कौन है, राष्ट्रपति। पहला नागरिक होता है किसी भी देश का राष्ट्रपति। तो हमारे देश का राष्ट्रपति है वो ऐसे नहीं चुना जाता कि आज कोई राष्ट्रपति, मान लो पर्सन ए है तो उसका आगे जाके जो सन होगा बी, वही राष्ट्रपति बनेगा, ऐसे यहाँ हमारे यहाँ चुनाव नहीं होता। इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, लेकिन वो भी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू ही होता है। तो यहाँ वंशानुगत वाली कोई फीलिंग नहीं है, ठीक है ना। ऐसा ही तो इंडिया में कैसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ऐसा ही यूएसए में भी होता है, वहाँ भी चुनाव किए जाते हैं बाकायदा, और फिर राष्ट्रपति को चुना जाता है। ऐसा ही फ्रांस में भी होता है। लेकिन जो ब्रिटेन है, जो इंग्लैंड है, वहाँ पे क्या होता है, मोनार्कियल सिस्टम चलता है। वहाँ पे राजा का बेटा ही राजा बनता है, ठीक है। वहाँ मोनार्कियल फॉर्म है, ठीक। वहाँ डेमोक्रेटिक फॉर्म तो है, लोगों को अधिकार है, राइट है, जनता चुनती है, लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो चुना जाता है किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। क्वीन होती है वहाँ पे, किंग और क्वीन का कॉन्सेप्ट आता है। हालांकि उनके पास पावर नहीं होती है, ठीक है। पावर जो रियल होता है उसके पास पावर होती है, प्राइम मिनिस्टर वगैरह, लेकिन वहाँ पे चुना जाता है मोनार्कियल फॉर्म है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इंडिया में डेमोक्रेटिक फॉर्म है और साथ में रिपब्लिक फॉर्म भी है। लेकिन जो ब्रिटेन है वहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म तो है, लेकिन रिपब्लिक फॉर्म नहीं है। इज इट क्लियर और नॉट।
तो डिस्कस किया तीसरा फीचर अपना कि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक फीचर का मतलब क्या होता है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट फीचर पर। सो हम लोगों ने 3 फीचर डिस्कस कर लिए अभी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लैंडियस कॉन्स्टिट्यूशन एंड नंबर 3 डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट। अब देखेंगे हम लोग चौथा वाला फीचर, वो क्या है, इफेक्ट ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जब हम लोग गुलाम थे उसके बाद क्या है, हम लोगों को आज़ादी मिली किससे, ब्रिटेन से। तो जो हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं कौन, BR अम्बेडकर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, ठीक है। इसके साथ साथ और भी लोग थे कमेटी में, उन लोगों ने भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा और उन्होंने जो उन्हें हमारे देश की सुविधा के अकॉर्डिंग जो फीचर्स अच्छे लगे ना अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से, उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, जोड़ लिया, राइट। जैसे कि हम लोगों ने अमेरिका से कुछ फीचर्स लिए, हमने कुछ फीचर्स ब्रिटेन से लिए, हमने कुछ फीचर्स ऑस्ट्रेलिया से लिए, कुछ फीचर्स आयरलैंड से लिए, कुछ फीचर्स कनाडा से लिए। इस तरीके से हमने क्या है, इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा भी हो गया। इसका मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर दुनिया के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस का क्या है, इफेक्ट है। बहुत सारे फीचर्स इसमें क्या है, मिक्सअप हैं, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उधार का थैला है कि हमने सबको भर लिया बैग में, नहीं, हमने फीचर्स लिए हैं उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से, लेकिन उसको अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या है, चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, फिर अपने देश में लागू किया। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, इफेक्ट है, उसको बहुत सारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन अफेक्ट करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अमेरिका से एक फीचर लिया है जिसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। क्या बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू। हमने यहाँ से फंडामेंटल राइट भी लिए हैं जो सभी को दिए जाते हैं, मौलिक अधिकार। अब जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जैसे कि मान लो मैं पर्सन ए हूँ और एक मान लो एक कोई पर्सन बी खड़ा हुआ है बगल में, ठीक। तो मान लो पर्सन बी ने कोई अपराध किया है, ठीक, और उसको क्या है, मान लो कोई सजा नहीं दे रहा है, ठीक है। हम लोगों ने उसको मतलब बातचीत भी की, बाकी लोगों से कहा कि इस पर आपको कार्रवाई करनी चाहिए, पर कोई नहीं कर रहा है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या है, इंटरप्रेट कर सकता है, इस हस्तक्षेप कर सकता है और बोल सकता है इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, इसको सजा मिलनी चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशरी खुद रिव्यू कर रहा है जो भी सिचुएशंस चल रही हैं। तो ये अच्छे अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या है लेके अलग अलग देशों से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मिक्स किए। तो ये आपको याद रखना है, ये फोर्थ अपना जो है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से लेके आए गए हैं और इनका हमारे देश में बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी देखने को मिला है, राइट। तो ये हो गया हमारा फोर्थ वाला पॉइंट। अब देखेंगे हम लोग अपने फिफ्थ वाले फीचर को। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ गवर्नमेंट, राइट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। तो हम लोगों ने जो 1, 2 और 3 और 4 पढ़े हैं वो थोड़े बेसिक फीचर्स थे, इसको बिल्कुल नहीं भूलेंगे और ध्यान से समझेंगे। देखो एक टर्म लिखा है यहाँ पे फेडरल, इससे समझने से पहले आप समझो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिटरी। यूनिटरी गवर्नमेंट, उसको समझते हैं हम लोग पहले। देखो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें पूरा देश कंट्रोल, जो कंट्रोल होता है वो क्या होता है, सेंटर पॉइंट पे होता है और यहीं से पूरे देश को क्या है, कंट्रोल किया जाता है, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मेन एक ही सेंटर होता है और यहीं से पूरे देश को क्या है, कंट्रोल एस्टेब्लिश किया जाता है, राइट। इसको बोलते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन जो हमारा देश है वो ऐसा नहीं है, हमारा देश क्या है, फेडरल गवर्नमेंट है। अब फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। देखो ध्यान से, फेडरल गवर्नमेंट एक ऐसे गवर्नमेंट को कहते हैं जहाँ पे जो देश है उसको कंट्रोल किया जाता है 2 पावर्स के फॉर्म में। एक होता है सेंट्रल पावर और एक होता है उसकी यूनिटरी पावर जो हमारे देश में है स्टेट के थ्रू, स्टेट पावर्स। तो ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे सेंट्रल और स्टेट के थ्रू देश को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट किया जाता है, इसको बोलते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट,
ठीक है। जो सेंटर पर होता है वहां पे होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो स्टेट में होता है वहां पर क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट, राइट। जैसे कि हमारे देश में जो सबसे टॉप पर है, दिल्ली में है, वो क्या है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। जिसमें कौन होते हैं, जिसमें होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जिसमें होते हैं हमारे एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। और जो हमारे स्टेट्स हैं, लगभग जो 28 स्टेट्स हैं हमारे, वहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें क्या होते हैं, सीएम होते हैं, गवर्नर होते हैं, एमएलए होते हैं, और जिसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें क्या होते हैं, सीएम, गवर्नर, एमएलए, और यहाँ पे क्या होगी हमारी, बताओ, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो हमारे देश से अलग हो सकती है, नहीं हो सकती है। हमारे देश में फेडरेशन है, लेकिन यूनिटी के साथ फेडरेशन है। आप अपनी गवर्नमेंट बना सकते हो स्टेट में, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम भारत से अलग हो जाएंगे, ठीक है। यही अंतर है इंडिया और अमेरिका में। अमेरिका में क्या होता है, मतलब पहले होता था कि अमेरिका में, मतलब जैसे कि स्टेट पर भी है वहाँ पे, सेंट्रल पर भी है, तो वहाँ पे एक पावर होती थी कि जो स्टेट वाले हैं वो कभी भी कह सकते थे कि हमें अलग होना है, हमें आपके साथ नहीं रहना, ठीक है। तो लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में क्या बोला जाता है, इंडिया इज एन यूनियन ऑफ स्टेट। क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया की जो स्टेट है, ठीक है, इंडिया में जो स्टेट है उसके पास पावर है, नहीं है कि वो इंडिया भारत से अलग होने की बात कहेगी, राइट। इसीलिए हमारे यहाँ कौन सा गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहाँ पे दो टाइप की गवर्नमेंट होती हैं, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी कौन सी होती है, स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन स्टेट को अधिकार नहीं है कि वो भारत से अलग होने की बात कहे। देयर इज अ फेडरेशन बट देयर इज एन यूनिटी इन फेडरेशन, राइट। ये लाइन याद रखना है, फेडरेशन इज प्रेजेंट बट यूनिटी इन स्पिरिट इज अवर मेन मोटो, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इसीलिए हमारे यहाँ इतनी सारी डाइवर्सिटी है, तब भी हम लोग के अंदर यूनिटी है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट तभी लागू होता है जब हमने फेडरल गवर्नमेंट को तो चुना, लेकिन उसमें मॉडिफाई किया अपने देश के अकॉर्डिंग कि स्टेट वाले हमसे अलग नहीं हो सकते, ठीक है। तभी हमारे यहाँ इतना सारा डिफरेंसेस हैं, फिर भी हम लोग एक हैं, राइट। तो ये देखा हम लोगों ने फिफ्थ फीचर कि फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है। हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट फीचर पर। अब देखेंगे वो नेक्स्ट फीचर वो क्या है, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप क्या होता है, नागरिकता। अगर कोई भी हम लोग रहते हैं किसी भी देश में तो उसके क्या हो जाते हैं, नागरिक हो जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिटीजन बोलते हैं। जैसे कि हम अगर इंडिया में रह रहे हैं, हमारा अगर जन्म इंडिया में ही हुआ है, हमारे पेरेंट्स इंडिया के ही हैं, कुछ और बातें भी होती हैं, तो हम इंडिया के क्या कहलाएंगे, सिटीजन कहलाएंगे, ठीक है। जो इंडिया का सिटीजन होता है उसके पास सारे राइट्स होते हैं, चाहे वो सिविल राइट हो, चाहे वो पॉलिटिकल राइट हो, चाहे वो इकोनॉमिक राइट हो, चाहे वो कोई सा भी राइट हो, सोशल राइट हो, ठीक है। तो ये सारे राइट्स किसके पास होते हैं, सिटीजन के पास होते हैं। हमारे यहाँ सिटीजनशिप कैसी है, सिंगल सिटीजनशिप है। वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। देखो यहाँ हमने कैसे मॉडिफाई किया, मैंने अभी आपको इससे पहले समझाया था, फेडरल गवर्नमेंट। हमने इंस्पायर कहाँ से हुए थे हम लोग, अमेरिका से, लेकिन हमने चेंजेस किए थे। हमारे यहाँ स्टेट अलग नहीं हो सकते। ऐसे ही जो फेडरल गवर्नमेंट होती है, मतलब जहाँ पे दो गवर्नमेंट होती हैं, सेंटर पर और स्टेट पर, वहाँ पे सिटीजनशिप भी दो होती हैं, सेंटर की और स्टेट की। हमने यहाँ भी मॉडिफाई किया कि हमारे यहाँ सिटीजनशिप कैसी होगी, सिंगल सिटीजनशिप होगी। हम लोग भारत के नागरिक कहलाएंगे। हम ये नहीं कहलाएंगे कि हम भारत के नागरिक भी हैं, हम एमपी के भी नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक भी हैं, हम यूपी के भी नागरिक हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इंडिया के नागरिक हैं, राइट। जो अमेरिका में होता है ना, अमेरिका में क्या होता है, वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे सेंट्रल होगी अपनी एक गवर्नमेंट और एक स्टेट पर होगी, तो वहाँ के सिटीजन्स को क्या है, दो जगह की राइट सिटीजनशिप मिल जाती हैं, सेंटर की भी और स्टेट की भी। वो ये बोलेगा हम यूएसए के भी नागरिक हैं और हम टेक्सास के भी नागरिक हैं, वहाँ पे कोई मान लो कंट्री है तो, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है, एक ही सिटीजनशिप मिलेगी, एक ही नागरिकता मिलेगी, और वो कौन सी होगी, इंडिया की। सिटीजनशिप सिर्फ और सिर्फ सिंगल है और वही दी जाएगी। ये कॉन्सेप्ट होता है सिंगल सिटीजनशिप का। इज इट क्लियर और नॉट?
ये था हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अब देखेंगे हम लोग अगला फीचर, और वो क्या है हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब हमारा नेक्स्ट फीचर, एंड दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। जैसे हमारा फेडरल गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट था ना, ऐसे ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे दो टाइप के हेड होते हैं। नंबर 1 इज नॉमिनल हेड और एक होता है रियल हेड, ठीक है ना। एक क्या होता है? रियल हेड। जैसे कि घर में देखा होगा, हम लोग बोलते हैं कि जो पापा हैं वो मेन हेड हैं, पर चलती किसकी है? मम्मी की, राइट। तो ऐसे ही हमारे देश में भी होता है। हमारे देश में जो नॉमिनल हेड है वो कौन है? प्रेसिडेंट। कौन है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कुछ हर टाइम हस्ताक्षर करेगा, कोई भी लॉ बनेगा, कोई भी एक्ट बनेगा, वो प्रेसिडेंट के साइन के बिना पूरा ही नहीं हो सकता। कोई भी चीज प्रेसिडेंट के पास आएगी तभी वो फुलफिल होगी। लेकिन जो रियल हेड होगा वो कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर विथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट वही कदम रखेगा जो प्राइम मिनिस्टर उसको परमिशन देगा, राइट। प्राइम मिनिस्टर कहेगा यू डोंट हैव टू टेक एक्शन, प्रेसिडेंट कहेगा ओके डन। प्राइम मिनिस्टर कहेगा ओके साइन कर दो, प्रेसिडेंट बोलेगा ओके डन। मतलब जो नॉमिनल हेड है, दो हेड हो गए ना, एक नॉमिनल हेड और एक रियल हेड। तो जो नॉमिनल हेड होगा वो कौन कहलाता है देश में? प्रेसिडेंट। और जो रियल हेड है वो कौन कहलाता है? प्राइम मिनिस्टर विथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मतलब जो नेता हम लोग चुन के आ रहे हैं वो, राइट। क्योंकि ये हमारे सिटीजन्स होते हैं ना, इनको हमने चुना है, इसीलिए इनके पास अधिकार होता है। और इसी की जो डिसीजंस पर, इन्हीं की एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट काम करते हैं। तो ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे दो पावर्स होती हैं, एक नॉमिनल पावर्स और एक रियल पावर्स, इसको हम लोग एग्जीक्यूटिव पावर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव पावर। ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बोलते हैं हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट वाले फीचर पर, फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज क्या होती हैं। सो नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज क्या होते हैं। देखो हमारे देश में सभी जो भी सिटीजन्स हैं, आप समझ गए होंगे सिटीजन्स कौन होते हैं, राइट। उनको क्या दिए गए हैं? फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, ठीक है। 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं हमारे हर नागरिक को, कोई भी हो। नंबर 1 राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। नंबर 2 राइट टू फ्रीडम। नंबर 3 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। आपको कोई भी प्रताड़ित कर रहा है तो आपको सुने जाने का अधिकार है, राइट। नंबर 4 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट। उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको संविधान की आत्मा भी कहा गया है अपने अंबेडकर साहब ने। अभी डिस्कस करेंगे इन डिटेल क्या होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। एक और याद रखना, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो क्या होते हैं? जस्टिसेबल होते हैं। इसका मतलब अगर कोई आपके मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट का हनन करता है ना, तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता, आपके राइट्स का कोई हनन नहीं कर सकता। इसे बोलते हैं द राइट्स आर जस्टिसेबल। आपको सुने जाने का अधिकार मिलेगा, आपको जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा, किससे? कोर्ट से। अब बात करते हैं, अगर हमें अधिकार दिए गए हैं तो हमको कुछ कर्तव्य भी दिए जाएंगे। तो हर सिटीजन को क्या दिए गए हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं, जिसको हम लोगों ने कब ऐड किया था कॉन्स्टिट्यूशन में? ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको ऐड किया गया था 1976 में हुआ था एक 42nd अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। और इसमें पार्ट 4A जोड़ा गया था, और पार्ट 4A में क्या डाले गए थे? फंडामेंटल ड्यूटीज। क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति को अधिकार दे दो और कर्तव्य नहीं दो तो बहुत ज़्यादा उसका एक्सप्लॉइट करेगा, और किसी भी व्यक्ति को अगर कर्तव्य दे दो और अधिकार दे दो तो वो काम ही नहीं कर पाएगा, राइट। सो फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं, तो आपको कुछ दायित्व, कुछ कर्तव्य भी दिए जाएंगे।
इसको कब ऐड किया गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, और इसको कौन सा पार्ट है इसका? पार्ट 4A, राइट। आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन पर, नेक्स्ट टॉपिक पर, या नेक्स्ट इसके पार्ट पर। वो है क्या है हमारा? DPSP। सो हम लोगों ने बहुत सारा पोर्शन डिस्कस कर लिया है इस टॉपिक में। आई होप आप लोगों ने सीखा होगा बहुत कुछ। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम लोग पोर्शन को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट पार्ट 8, बस लास्ट, ओनली लास्ट पार्ट और आएगा इस चैप्टर में। बाकी हम लोग खत्म कर देंगे इस चैप्टर को पार्ट 8 में, ठीक है। इसमें इतना ही था। पसंद आए तो सब्सक्राइब करते रहना चैनल को, शेयर करते रहना, कमेंट में अपने रिव्यूज़ बताना, और जो भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।